क्या जानते हैं, जिस दस्तावेज को हम अपने देश की आत्मा कहते हैं, यानी हमारा भारतीय संविधान, उसे कई आलोचक सिर्फ उधार का थैला कहकर बुलाते हैं। पर अगर मैं कहूं कि यही उधार लेना वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण 140 करोड़ लोगों का देश भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। आज हम सिर्फ तथ्य नहीं गिनेंगे, हम उस ग्लोबल ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान सभा ने पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन विचार चुनकर एक ऐसी मास्टरपीस तैयार की जिसे भारत की अनूठी मिट्टी के लिए पूरी तरह से ढाला गया। तो तैयार हो जाइए, भारतीय संविधान को एक नकल के तौर पर नहीं, बल्कि शासन की एक वैश्विक सिम्फनी के रूप में देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले उसी बात पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने अभी किया। ये आरोप उधार का थैला सुनने में काफी तीखी आलोचना लगती है ना? और ये विचार इस बात से आता है कि हमारे संविधान के बहुत से जरूरी हिस्से दूसरे देशों से लिए गए हैं। आलोचक कहते हैं कि इसमें कोई मौलिकता नहीं है, ये तो बस दुनिया भर के संविधानों से काट काट कर चिपकाया गया एक दस्तावेज है। लेकिन क्या बात सच में इतनी सीधी है, या इस उधार लेने के पीछे कोई बहुत गहरी सोच और दूरदर्शिता छिपी है जो इसे सिर्फ नकल से कहीं ज्यादा बनाती है? और इस आलोचना का सबसे जोरदार जवाब खुद संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था। उनके शब्द एकदम साफ हैं। उन्होंने माना कि हाँ, विचार उधार लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने जोर देके कहा कि इसमें शर्मिंदा होने जैसा कुछ भी नहीं है। उनका मानना था कि एक अच्छा संविधान बनाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से बेहतरीन विचार लेने में कोई बुराई नहीं, जब तक कि वो भारत की जरूरतों के हिसाब से सही हों। और यही सोच हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। उधार लेना नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से चुनना और उसे अपने हिसाब से ढालना। तो ये समझने के लिए कि ये सिम्फनी आखिर बनी कैसे, हम एक सफर पर निकलेंगे। हमारी यात्रा शुरू होगी 1935 के अधिनियम की नींव से। फिर हम यूके और यूएसए के उन मजबूत खंभों को देखेंगे जिन्होंने हमारी सरकार और हमारे अधिकारों को शक्ल दी। हम आयरलैंड और कनाडा से मिले मार्गदर्शक सिद्धांतों और संघीय ढांचे की अहमियत को समझेंगे, और आखिर में दुनिया भर से इकट्ठे किए गए दूसरे जरूरी विचारों की धुनों को सुनकर इस सिम्फनी को पूरा करेंगे। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। खंड 1, 1935 का अधिनियम। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अकेला सोर्स है, हमारी संवैधानिक इमारत की बिल्कुल बुनियाद। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो बस अंग्रेजी विरासत की नकल है, लेकिन संविधान बनाने वालों के लिए ये प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने का एक बेहद प्रैक्टिकल और जीनियस कदम था। चलिए देखते हैं कि कैसे इस अधिनियम ने भारत को जीरो से शुरू करने की बजाय एक तैयार प्रशासनिक ढांचा दिया। चलिए अब इन हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। पहला, संघीय योजना। 1935 के अधिनियम ने हमें केंद्र और राज्यों के बीच ताकत के बंटवारे का एक तैयार ढांचा दिया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये बहुत जरूरी था क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविध देश को चलाने के लिए ये साफ करना था कि कौन से मामले राष्ट्रीय हैं और कौन से स्थानीय। ये एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट था। दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय। जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो ये जरूरी था कि राज्यों में व्यवस्था बनी रहे। राज्यपाल का पद जो पहले से मौजूद था, उसने राज्य के मुखिया के तौर पर एक निरंतरता दी, जिससे किसी भी तरह की अराजकता को रोका जा सका। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, न्यायपालिका का ढांचा। एक स्थापित कोर्ट सिस्टम जिला अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक पहले से ही काम कर रहा था। इसे अपनाने का मतलब था कि देश में कानून और व्यवस्था की मशीनरी पहले दिन से ही चालू थी। सोचिए, ये कोई नकल नहीं थी, बल्कि जीरो से शुरू करने के बजाय एक स्थापित सिस्टम पर निर्माण करने की समझदारी थी, ताकि सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी रुकावट के हो सके। तो अब जब नींव रख दी गई है, तो चलिए देखते हैं कि इस पर इमारत कैसे खड़ी हुई। खंड 2, यूनाइटेड किंगडम। अगर 1935 के अधिनियम ने हमें ढांचा दिया, तो ब्रिटेन के संसदीय मॉडल ने सरकार का दिल और इंजन दिया, वो सिस्टम जो ये तय करता है कि भारत पर असल में शासन कैसे किया जाएगा। तो संसदीय सरकार का असली मतलब क्या है? इसका मूल सिद्धांत है जवाबदेही, यानी सरकार जो कि कार्यकारिणी है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री अपने हर काम के लिए संसद यानी विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं। ये सिर्फ हर 5 साल में होने वाला चुनाव नहीं है, ये रोज की जवाबदेही है। सरकार को संसद में तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है, और वो तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का भरोसा हासिल हो।
भारत जैसी विविधता से भरे देश के लिए ये मॉडल सबसे सही था, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता हमेशा लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के कंट्रोल में रहे, न कि किसी एक तानाशाह के हाथ में। ब्रिटेन से लिया गया दूसरा सबसे जरूरी विचार है कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ। ये एक बहुत ही ताकतवर विचार है, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो सैकड़ों साल की गुलामी से बाहर आ रहा था, जहां शासक और शासित के लिए कानून अलग अलग हुआ करते थे। इसका मतलब है कि देश का हर एक नागरिक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम इंसान, कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून सबसे ऊपर है। ये सिद्धांत एक निष्पक्ष समाज बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी था, जहां किसी को भी उसके पद या जन्म के आधार पर कोई खास अधिकार न मिले और न्याय सबके लिए हो। इन दो बड़े विचारों के अलावा ब्रिटेन से और भी कई जरूरी सिस्टम लिए गए जो हमारे शासन की मशीनरी को चलाते हैं, जैसे कि एकल नागरिकता, जो भारत की एकता को मजबूत करने के लिए एक बहुत जरूरी फैसला था। इसका मतलब है कि आप चाहे किसी भी राज्य से हों, आप पहले और सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। कैबिनेट प्रणाली सरकार के असरदार कामकाज को पक्का करती है, जहां प्रधानमंत्री और उनके खास मंत्री मिलकर बड़े फैसले लेते हैं। और नागरिकों की हिफाजत के लिए परमादेश रिट, ये एक असाधारण ताकतवर हथियार है जो आम नागरिकों को सरकार की मनमानी के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का हक देता है। ये सभी चीजें मिलकर भारत के शासन की रीढ़ बनाती हैं। तो अगर ब्रिटेन ने सरकार चलाने का इंजन दिया, तो अब हम देखेंगे कि उस इंजन पर लगाम लगाने और नागरिक की रक्षा करने वाली ढाल कहाँ से आई। खंड 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हिस्सा व्यक्तिगत आज़ादी और संवैधानिक सर्वोच्चता के बारे में है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये वो अधिकार हैं जिनके साथ हर नागरिक पैदा होता है और जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। ये भारतीय संदर्भ में एक क्रांतिकारी विचार था, जहां सदियों से जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता आया था। समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये सभी अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर हमारे संविधान में शामिल किए गए, ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। ये वो पवित्र सीमाएं हैं जिन्हें कोई भी सरकार पार नहीं कर सकती। लेकिन इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? यहीं पर न्यायिक समीक्षा की अवधारणा आती है, जो अमेरिका से लिया गया एक और ताकतवर विचार है। इसका मतलब है कि हमारी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकती है। अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों को तोड़ता है, तो अदालत उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है और रद्द कर सकती है। ये संविधान को सबसे ऊपर रखने और सरकार की ताकत को सीमित रखने का आखिरी और सबसे मजबूत हथियार है। ये हमारे लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। और यहाँ ये बहुत खूबसूरती से दिखता है कि कैसे एक पूरा सिस्टम बनाया गया। देखिए, न्यायिक समीक्षा तभी काम कर सकती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो, सरकार या संसद के किसी भी दबाव से आज़ाद। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत भी अमेरिका से लिया गया, और साथ ही सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को भी जवाबदेह बनाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग और जजों को हटाने जैसी बेहद सख्त प्रक्रियाएं अपनाई गईं। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, संविधान से ऊपर नहीं है। अब हम अपने विश्लेषण के चौथे खंड में आ गए हैं, मार्गदर्शक सिद्धांत और मजबूत केंद्र। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आयरलैंड ने हमारे संविधान को एक नैतिक दिशा दी और कनाडा ने देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत ढांचा दिया। आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी एक बहुत ही अनोखा और दूरदर्शी विचार है। इन्हें राज्य के लिए एक नैतिक कंपास की तरह समझा जा सकता है। ये ऐसे कानून नहीं हैं जिन्हें आप अदालत में जाकर लागू करवा सकें, बल्कि ये वो लक्ष्य हैं, वो सपने हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश देश को करनी चाहिए, जैसे सबके लिए समान काम का समान वेतन, गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद या पर्यावरण की रक्षा। ये सिद्धांत लगातार सरकारों को याद दिलाते हैं कि उनका आखिरी मकसद सिर्फ सत्ता में बने रहना नहीं, बल्कि एक कल्याणकारी और न्यायपूर्ण समाज बनाना है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों के बीच का फर्क। मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए गए वो न्यायोचित हैं, यानी अगर सरकार उन्हें छीनती है तो कोई भी अदालत जा सकता है। वे राज्य की शक्ति पर एक तरह की रोक है कि राज्य क्या नहीं कर सकता। दूसरी ओर निदेशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिए गए वो गैर न्यायोचित हैं।
उन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। वे राज्य के लिए सकारात्मक कर्तव्य हैं, यानी वो लक्ष्य जिन्हें राज्य को हासिल करना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन दोनों के बीच एक कमाल का संतुलन बनाया, नागरिकों को तुरंत सुरक्षा भी दी और देश के लिए लंबे समय के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य भी तय किए। अब बात करते हैं कनाडा की। 1947 में भारत को सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि बंटवारे की भयानक त्रासदी भी मिली थी। इस अनुभव ने संविधान बनाने वालों के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनके लिए देश की एकता और अखंडता सबसे ऊपर थी। इसलिए उन्होंने कनाडा के मॉडल से प्रेरणा लेते हुए एक ऐसे संघ की स्थापना की जिसका केंद्र बहुत मजबूत हो। इसका मतलब था कि राष्ट्र सुरक्षा, विदेश नीति जैसे जरूरी विषयों पर केंद्र सरकार का आखिरी अधिकार होगा। और सबसे जरूरी बात, अवशिष्ट शक्तियां यानी वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, वो भी केंद्र के पास रखी गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये सुनिश्चित हो कि देश फिर कभी ना टूटे और एक मजबूत केंद्रीय सत्ता हमेशा स्थिरता बनाए रखे। हमने अब तक संविधान के बड़े बड़े स्तंभों को तो देख लिया है, लेकिन एक सिम्फनी सिर्फ कुछ बड़े साजों से नहीं बनती। खंड 5, विचारों की एक वैश्विक सिम्फनी। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे संविधान सभा ने दुनिया के कई दूसरे कोनों से भी जरूरी धुनें और विचार चुने और हमारे संविधान को एक सचमुच का वैश्विक दस्तावेज बनाया। चलिए इस ग्लोबल स्टेज पर एक नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विचार लिया, एक शानदार समाधान जिससे केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा जैसे विषयों पर कानून बना सकते हैं। रूस से हमने न सिर्फ नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य लिए, बल्कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के महान आदर्श भी लिए। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया और हमने इसे अपने संविधान की आत्मा बना लिया। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने ये मुश्किल सबक सीखा कि आपातकाल के दौरान देश की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को कैसे निलंबित किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में वक्त के साथ बदलाव करने की संशोधन प्रक्रिया सीखी ताकि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज बना रहे। और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जरूरी सिद्धांत लिया गया। ये लिस्ट दिखाती है कि हर एक प्रावधान पर कितनी गहराई से सोचा गया था। और ये सब हमें हमारे निष्कर्ष पर लाता है। अब हम उस शुरुआती आलोचना का सीधे तौर पर सामना कर सकते हैं कि क्या भारतीय संविधान वाकई सिर्फ एक उधार का थैला है? इस पूरे विश्लेषण के बाद जवाब बिल्कुल साफ है। भारतीय संविधान एक नकल नहीं है, ये अनुकूलन की एक उत्कृष्ट कृति है। ये साहित्यिक चोरी नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का नतीजा है। संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को आंख बंद करके नहीं अपनाया। हर विचार पर संविधान सभा में दिनों तक बहस हुई, उसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से बदला गया और फिर उसे संविधान में जगह दी गई। और इस कोशिश की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है, 140 करोड़। इतने लोगों की लोकतांत्रिक आज़ादी, अधिकार और उम्मीदें इसी एक दस्तावेज पर टिकी हुई हैं। एक ऐसा दस्तावेज जिसे दुनिया के बेहतरीन विचारों से सींचा गया है ताकि वो भारत की जमीन पर फल फूल सकें। और 60 दशकों से भी ज्यादा समय से ये सफलतापूर्वक ऐसा कर रहा है। तो आखिर में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, ये देखते हुए कि कैसे इतने अलग अलग स्रोतों से प्रेरणा लेकर एक ऐसा संविधान बनाया गया जो 7 दशकों से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लोकतांत्रिक डिजाइन का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इसके निर्माताओं की प्रतिभा और दूरदर्शिता की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है।